Hello and good morning everyone. I welcome you all at Reverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 17 September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें discuss करने वाले हैं. Okay? So आज के important topics देखते हैं जो हमें cover करने हैं. तो पहला article है हमारा President Rule. Okay? So यहाँ पर emergency provision जो President Rule है, मणिपुर में अभी जो चीजें चल रही है तो ये कहा जा रहा है कि वहां पर President Rule लगाना चाहिए. लेकिन President Rule लगने के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किस बेसिस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है आपका, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं. तो इसके बारे में सारे हम आर्टिकल्स को यहाँ पर आपके आर्टिकल में ये जो हमारा न्यूज आया हुआ आर्टिकल आया हुआ इसमें सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं. वी विल डिस्कस दोज थिंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ चीता. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो हमारा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम था उसमें अभी कहा जा रहा है कि आज के टाइम पर अभी प्रेजेंट में हम देखें तो चीता का क्या स्टेटस है इंडिया में, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीता आए हैं, बहुत सारे चीता की यहाँ पर जान जा चुकी है, तो उसके क्या रीजंस रहे हैं, हम क्या यहाँ पर चीजें और आगे कर सकते हैं कि उनकी जान यहाँ पर ना जाए. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियाज मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल. ये दोनों हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल, वैसे ये चारों ही हमारे एडिटोरियल सेक्शन के आर्टिकल है. सो इंडियाज मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इजराइल, इसमें क्या बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इजराइल को मिलिट्री वेपन्स जो मतलब वेपन्स है वो सप्लाई कर रहा है. तो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना. जो भी कंपनी से कर रही तो उनका लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या कहना है वो हम देखेंगे. राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट. इसमें कहा जा रहा है, अब देखिए आप सभी को पता है कि यूएन की यहाँ पर समिट होने वाली है, ठीक है, 22 एंड 23 ऑफ सितंबर, अभी कुछ दिनों बाद ही. तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जो राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन की हम बात करते हैं उसमें यहाँ पर क्लाइमेट डिबेट आपका होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है वो फ्यूचर जनरेशन पर वो क्लाइमेट का होने वाला है. तो हम क्लाइमेट चेंज से कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर जनरेशन जो हमारी उन पर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े क्लाइमेट चेंज का. ओके, सो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ एडवर्स आईएएस ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देखिए, हाउ डू इमरजेंसी प्रोविजंस इम्पैक्ट सेंटर स्टेट रिलेशन. हम यहाँ पर बात करें सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है. उसके तहत अब आपके दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, दो नहीं यहाँ पे हम तीन आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. आपका एक आ जाता है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 355, एक है आपका आर्टिकल 356 और एक हम बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल 365 की, ठीक है. तो ये दोनों जो आर्टिकल है यहाँ पर जो आपका प्रेसिडेंट रूल है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं. और ये आर्टिकल यहाँ पर ये बात करता है कि सेंटर को जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए अगर स्टेट में कोई भी मतलब इंटरनल एग्रेशन होता है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, ठीक है. ये तीन आर्टिकल इस पूरे ये जो हमारा न्यूज है इस पूरे उसमें आप देखेंगे ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो अभी यहाँ पर जो situation, the recent spread of renewed violence in Manipur has once again triggered the discussion around center-state relation and the use of emergency provision by the center. हम emergency provision की बात करते हैं. emergency आपकी तीन टाइप्स की होती है, ये तो आप लोगों को पता होगा. एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और थर्ड होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी. इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्टेट इमरजेंसी के बारे में. सो अगर हम फेडरल सेटअप की बात करते हैं, जो हमारा 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. अंडर दिस स्कीम इट इज डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट. अब यहाँ पर हम फेडरल स्ट्रक्चर की जो हमारा फेडरल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में, है ना, द स्टेट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स को वहां पर क्या करे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे. आपको ये कीवर्ड याद रखना है, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि इसी से यहाँ पर पूरा जो आपका ये आर्टिकल है वो यहाँ पर इस पर बेस है, ठीक है. अभी कहा जा रहा है कि मणिपुर में ये अभी जो सारी चीजें चल रही तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपका लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज कर देना चाहिए. क्या करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज कर देना चाहिए. मतलब सॉरी, नॉट लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए. लेकिन प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज किया जाता है, कब लगाया जाता है, इसके भी तो हमें प्रोविजंस पता होना चाहिए. सो अब हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन. इमरजेंसी प्रोविजन हमारे पार्ट 18 में आपका दिया गया है.
आर्टिकल 355 और हम अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सेंटर। अब हम बात करें किस आर्टिकल की? आर्टिकल 355। इस आर्टिकल के बारे में देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 355 इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आर्टिकल 355 ये कहता है कि ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये यूनियन की, सेंटर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, हर एक स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से होने वाला कोई अगर अग्रेशन हो रहा है या फिर इंटरनली कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो उसको यहाँ पर क्या करे, प्रोटेक्ट करे सेंटर को, सॉरी स्टेट को। इतना क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर ये एक सेंटर की ड्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। ये यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात नहीं कर रहा कि आप वहां पर कुछ भी प्रेसिडेंट रूल, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर आप मिलिट्री भेज सकते हैं, अगर इंटरनल, जैसे कि अभी मणिपुर में जो चीजें चल रही हैं, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो, तो आप वहां पे आर्म फोर्सेस भेज सकते हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हैं कि वहां पर ये जो डिस्टर्बेंस, वॉयलेंस चल रहा है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो मतलब ये सेंटर की ड्यूटी हो जाती है कि किसी भी स्टेट में अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है या फिर बाहर से एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, तो उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 says allows the imposition of president rule if a state's government cannot function in the accordance with the constitutional provision। अब आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर स्टेट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना, द स्टेट का जो फंक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अभी प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या है? गवर्नर जो होते हैं आपके, जो भी स्टेट में यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, ठीक है, तो वहां पर जो गवर्नर होते हैं वो एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बनाकर वो प्रेसिडेंट को देते हैं कि अब आप क्या करिए, यहाँ पर जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट की गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही, अब प्रेसिडेंट के पास हमने सारी पावर दे दी कि ये लीजिए, अब आप ही संभालिए इसको। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आर्टिकल 356 बात क्या करता है कि जब किसी भी स्टेट में आपका लॉ एंड ऑर्डर या फिर वहां की जो फंक्शनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्या कर रही हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, तब आपका क्या लगता है? आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, सो आर्टिकल 356 इज मस्ट बी बाय और अंडर सम ऑब्लिगेशन which constitution imposed on the center. Hence article 355 was incorporated to check the arbitrary or unauthorized use of article 356। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अभी यहाँ पर केसेस के बारे में बात किया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक और प्रोविजन देखते हैं जिसके तहत क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। हमने अभी बात करी किसकी? आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के बारे में बात करें, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इशू प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के तहत यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने फंक्शंस को कैरी नहीं कर रही है, सो इन दैट कंडीशन आपका जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रोक्लेमेशन मतलब प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं। अब एक आर्टिकल आता है, इसी आर्टिकल का जस्ट अपोजिट, ये आपका 356 था, अब इसका उल्टा कर दीजिए 365। सो मतलब ये दोनों नंबर्स को आप एक्सचेंज करें तो आर्टिकल 365 भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। ये क्या बात करता है, लेकिन किस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लगेगा? whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the center। अब यहाँ पर आप मानिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ ऑर्डर दिए, कुछ ये कहा, कोई मतलब ऑर्डर दिया कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज से रिलेटेड, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उससे कंप्लाई नहीं किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उस ऑर्डर को उसने नहीं माना, ये सारी चीजें हो गई, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है ना। सो it will be lawful for the president to hold that situation has arisen in which government of the state cannot be carried in accordance with the provision of the constitution। for example यहाँ पर कोई रेलवे वाला इशू आ रहा है कि सेंटर ने यहाँ पे कोई आपका ऑर्डर पास किया कि रेलवे में ऐसा ऐसा होना चाहिए XYZ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर उस ऑर्डर को यहाँ पर नहीं माना, तो इस चीज पर यहाँ पर जो भी सेंटर के डायरेक्शन है उसको फॉलो ना करने पर, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत ही करेंगे, लेकिन अगर स्टेट क्या हो जाती है, फेल होती है उस चीज को इफेक्ट में नहीं ला पाती है, तब भी आपका क्या लगता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है अंडर आर्टिकल 365। आपको ये दोनों याद रखना। देखिए 356 में क्या होता है, आपका लॉ एंड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल मेंटेन नहीं हो पा रहा, यहाँ पर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर, और इसमें क्या होता है, जब
स्टेट क्या करती है, अबाइड करती है, स्टेट फेल हो जाती है सेंटर के डायरेक्शंस को इफेक्ट देने में, तब आपका क्या लगता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है। आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हुए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, हमने देखा था कई बार ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसका मिसयूज किया जा रहा था आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा। तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे आपके केसेस आ जाते हैं, जैसे कि इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का ये केस है। और आप यहाँ पर देखेंगे SR बोमाई केस 1994 का यहाँ पे ये केस है, जिसमें ये कहा था कि जो आर्टिकल 356 का मिसयूज है इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 356 शुड इम्पोज ओनली इन द इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 356 आप तभी इम्पोज कर सकते हैं जब यहाँ पर क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो चीजें थोड़ी उससे और एक्स्ट्रा हो, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्ड दैट इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज अ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर इस केस में जो आपका SR बोमाई केस होता है 1994 का, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी कही थी कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है ना, तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है इसमें उनके जो पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यहाँ पर कई बार प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज कर दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में 6-7 साल पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा था, फिर उसका यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू हुआ था, तो फिर पता चला था कि वहां पर मतलब कि पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से वहां पर प्रेसिडेंट रूल आपका लगाया गया था। फिर आपका एक और आ जाता है जिसमें हम बात करते हैं इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट हेल्ड अ नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 355 एज जस्टिफाइड द इम्प्लीमेंट ऑफ आर्टिकल 356। फिर यहाँ पर बहुत सारे आपके ऐसे केसेस आते जाते हैं। इवन सजेशन में बात करते हैं, सरकारिया कमीशन आपकी जो स्टेट और सेंटर रिलेशन पर आती है 1987 में, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 एंड पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। ये सारे आपके जो कमीशन हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन पर बात करते हैं। have opined that Article 355 not only impose a duty on the union but also grant it a power to take necessary action for the effective performance of the duty। तो यहाँ पर आर्टिकल 355 की बात की जा रही है। ये सारे कमीशन ये कहते हैं कि आर्टिकल 355 यहाँ पर सेंटर को पावर, ड्यूटी के साथ साथ यहाँ पर पावर भी प्रोवाइड करता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी को इफेक्टिव में लाने के लिए। अब उनकी ड्यूटी क्या है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट को प्रोटेक्ट करना। तो इस ड्यूटी को मतलब इम्पोज करने के लिए, इस ड्यूटी को करने के लिए यूनियन क्या कर सकती है, यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर सकती है। ओके, सो इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 मस्ट बी यूज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आपका 356 है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लाइक अब हमारे पास ऐसा कुछ भी बचा ही नहीं है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर पा रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हम चीजें नहीं संभाल पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर हियर। अब देख लेते हैं इसमें कुछ आपका ड्यूरेशन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल में यहाँ पर क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। सो प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल मस्ट अप्रूव बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ इशू। तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है किसी भी स्टेट में तो दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, वो पास होना चाहिए। इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days from the first sitting of the newly constituted Lok Sabha provided by Rajya Sabha approves in it meantime। तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लोकसभा क्या होगी आपकी डिसॉल्व होने वाली है, तो उस कंडीशन में उसका डिसोल्यूशन होने वाला है, डिसॉल्व होने वाली, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जो मतलब हमने इशू किया है प्रेसिडेंट रूल का, जो प्रोक्लेमेशन इशू किया है वो 30 days तक क्या करता है, आपका सर्वाइव करता है कि जब आपकी फ्रेश यहाँ पर लोकसभा होगी, न्यूली कॉन्स्टिट्यूट लोकसभा की यहाँ पर जब फर्स्ट सिटिंग होगी तो उसमें 30 दिन तक आपका क्या होता है, यहाँ पर उस प्रोक्लेमेशन को फिर अप्रूव कराया जा सकता है। ड्यूरेशन की बात करते हैं कि आपका ठीक है हमने लगा दिया किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ये पहले आपका दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। एंड ये जो रूल होता है आपका 6 months के लिए कंटिन्यू होता है। फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 साल तक, है ना, 3 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
ओके हर एक 6 मंथ में इसको रिन्यू कराना पड़ता है, इसका अप्रूवल लेना। जैसे कि अभी 6 महीने का लग गया, 6 महीने का लग गया, ठीक है, 6 मंथ का। उसके बाद फिर से अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी सिचुएशन सही नहीं है, तो फिर से आपको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा। हर एक 6 मंथ में अप्रूवल लेना पड़ता है। आप इसको 3 साल तक खींच सकते हैं। लगता है कि अगर आप ऐसी चीजें हैं तो आप उसको 3 साल तक यहाँ पर लेके जा सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1978 में, यहाँ पर एक नया प्रोविजन ऐड किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर बाय 6 मंथ एट अ टाइम। तो इसमें यहाँ पर ये जब हम अभी 3 इयर्स की बात कर रहे थे ना, तो पहले क्या था कि 3 इयर्स नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब इसको आप 1 साल से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपकी 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और इन द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। कि जो आप जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का अगर प्रोविजन है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन में अगर पूरे इंडिया में आपका हो रहा तो उसमें आप 1 साल से ज्यादा लेके जा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे ये सर्टिफाई करती है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी हेल्ड। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद फ्रेश इलेक्शन भी आपके कई बार किसी स्टेट्स में होते हैं, वो प्रेसिडेंट के ऊपर आपका होता है, गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब जो आपकी सेंटर होती है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड होता है। तो फ्रेश इलेक्शन मतलब कि जनरल इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्टिफाई कर देती है, तो उस कंडीशन में भी मतलब आप क्या कर सकते हो, जो ड्यूरेशन है आपका इमरजेंसी का उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये आपका छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ये बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर विल पावर इंडियाज ग्रोथ। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, जो 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट हुई है एंड एक्सपो, तो इस मीटिंग में मतलब किससे बात की जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर बात की जा रही है। अब देखिए इसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि वो एनर्जी जिसको हम बार बार यूज कर सकें। जैसे हम बात करते हैं कोल की, नेचुरल गैसेस की, ये ऐसा क्या है कि एक टाइम बाद आपकी खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। लाइक आपका सोलर एनर्जी है, सूर्य की किरणें हैं, तो उससे हम सोलर पावर प्लांट्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। आपका जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, है ना, आपके विंड पावर प्लांट्स होते हैं, तो ये कुछ हमारे बायोगैस की हम बात करते हैं, इनसे जो एनर्जी आपकी जनरेट होती है, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें 50 गीगावाट यहाँ पर एनर्जी को क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। ओके, तो अभी इसमें सिर्फ इतना ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, चीता की। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता। अब देखिए इंडिया से चीता यहाँ पर क्या हो चुके थे, एक्सटेंट हो चुके थे। फिर हमने ये कहा कि हमें चीता को इंडिया में फिर से वापस लेकर आना है। फिर आपका यहाँ पर क्या आता है, चीता एक्शन प्लान। क्या था, चीता एक्शन प्लान, जिसके तहत हमने अफ्रीका से एंड नामीबिया से, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से यहाँ पर 20 चीतास को, टोटल 20 चीतास को क्या किया है, लेकर आए हैं। ओके, यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह सारी चीजें हुई, उसके बाद हम लेकर आए। उनको कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, आप सभी को याद होगा, हमने बहुत डिस्कस किया था कुनो नेशनल पार्क में। फिर हमें उसके बाद कुछ दिखाई दिया कि बहुत सारी चीता की यहाँ पर डेथ हो रही है। जो कुछ तो आपके लाइक जो कब थे, कब इन द सेंस कि उनके जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई, है ना, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से। यहाँ पर जो उनको कॉलर यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, उसकी वजह से यहाँ पर उनमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, है ना, चीजें इस तरीके से। अब हम चीता की बात करते हैं। चीता आपके क्या हो जाते हैं, हमारे एक फ्लैगशिप स्पीशीज में आते हैं, एक की स्टोन स्पीशीज की तरह होते हैं। अगर चीता कहीं पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि वहां का जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। अब चीता की बात करते हैं। चीता को यहाँ पर खुली जगह चाहिए। अब कुछ रीजंस ये भी जा रहे हैं कि चीता को यहाँ पर क्या होती है, आपकी खुली जगह चाहिए। और चीता की अगर हम बात करते हैं तो चीता को यहाँ पर प्रॉपर प्रे भी मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए प्रोजेक्ट चीता हैज इनकाउंटर्ड सिग्निफिकेंट सेटबैक इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग कैप्टिविटी एंड चीता फर्टिलिटीज with long-term success hinging on finding sufficient habitat, scientific management and community support, and projects of future dependent on overcoming these enormous challenges। तो यहाँ पर sufficient habitat, इनको मतलब एक बड़ी खुली जगह चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं पर उनको कैद करके छोटी सी जगह में रख लिया, नहीं, इन्हें एक बड़ा सा प्लेस चाहिए, sufficient habitat। हम इनको कैसे, इनकी मतलब कि इनको प्रॉपर प्रे मिल रहा है। अब जैसे आप घर में ही रह रहे हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर खाना ना मिले,
आपको जितना यहाँ पर खाना है आपको खाना ना मिले, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, इसकी वजह से आप डिसीज आपको होंगी बहुत सारी, इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट चीता के बारे में बताया गया है। तो हम देखिए आपके जो चीता होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका अफ्रीकन चीता, दूसरा होता है एशियाटिक चीता। इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो कौन से चीता है आपके? एशियाटिक चीता। हमने अफ्रीकन चीता को अफ्रीकन चीतास को हमने इंट्रोड्यूस किया है। एशियाटिक चीता को क्यों नहीं किया? क्योंकि एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं और दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वहां पर भी मतलब बहुत सारे मतलब 9-10 की आपकी ज्यादा ही नहीं है, सिर्फ 9-10 चीता होंगे, इसलिए वहां पर हमने ईरान से यहाँ पर नहीं लिए एशियाटिक चीता, हमने अफ्रीकन चीता, क्योंकि अफ्रीकन चीता का भी नंबर जो है वो मतलब ठीक ठाक है। तो चीता की बात करते हैं, ये आपकी ओल्डेस्ट कैट स्पीशीज में आती है। ऐसा माना जाता है कि ये 8.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनके जो एंसेस्टर्स उनको हमने ट्रैक किया है। इनके आयुसीन स्टेटस की बात करते हैं, सो रेड लिस्ट में इन चीता को आपके वल्नरेबल कैटेगरी में क्या किया गया है? वल्नरेबल कैटेगरी में आपके आइडेंटिफाई किया गया है। और एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो एशियाटिक चीता आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। चीता हैव लॉस्ट 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट। चीता ने यहाँ पर उनका जो 90% ग्लोबल हैबिटेट है उसको वो खो चुके हैं, है ना। तो चीता यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर 20 चीता लेकर आए हैं, 8 फ्रॉम नाम्बिया से और 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि आपके जो गांधी सागर नेशनल पार्क है और जो अदर गुजरात में और जो अदर प्लेसेस है वहां पर अब क्या किया जाएगा? इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कूनो में अगर हम उनकी कूनो की कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं, कूनो नेशनल पार्क की, वहां पर कितने चीता रह सकते हैं? तो 21 है ना, मतलब कैपेसिटी की अगर हम बात करें। सो अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं अफ्रीकन चीता में और एशियाटिक चीता में। तो अफ्रीकन चीता आपके वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, सॉरी नॉट 9-10, ईरान में सिर्फ पाए जाते हैं 40 से 50। और अगर हम अफ्रीकन चीता की बात करते हैं तो इनका नंबर अभी हमारे पास 6,500 से 7,000 तक में है, प्रेजेंट है। ओके, ये थोड़े साइज में कैसे होते हैं? अफ्रीकन चीता बड़े होते हैं कंपेयर टू एशियाटिक चीता। आप देख सकते हैं, जैसे इन पिक्चर में आप देखेंगे आपको फेस से समझ में आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इसराइल एडिंग जेनोसाइड। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है कि जो इसराइल को यहाँ पर हम इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? जो जीनोसाइड हो रहा है ना अफ्रीका में, अफ्रीका इसराइल में, वो क्या कर रहा है? हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर पिटीशन गई, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रद्द करते हुए ये कहा कि यहाँ पर ये फॉरेन पॉलिसी वाली आपकी ये जो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है ये आपका फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है। इसमें कोर्ट, इस एरिया में कोर्ट जो है एंटर नहीं कर सकता है। वॉज रेज्ड अनदर बिल टू डिसमिस द चैलेंज। इंडिया हैज बाइंडिंग कमिटमेंट्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, especially in the context of the application of conventions that it has signed and ratified. So once the Supreme Court has held that such international law obligations which are not contrary to municipal law must be read into the law of our land. तो अभी इसमें ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को क्या किया है? डिसमिस कर दिया है। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारे जो कन्वेंशन है उसको साइन करके रखा है हमने, लाइक जीनोसाइड कन्वेंशन है, हम भी इसके जेनेवा का और जीनोसाइड जो कन्वेंशन है इससे हमने क्या किया? साइन किया, इसको रेटिफाई किया है। तो जो कंट्रीज इसके ऑब्लिगेशंस है ना, तो लाइक कनाडा की बात करते हैं, स्पेन की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो इन कंपनीज ने यहाँ पर अपने मतलब इन नेशंस ने अपने लाइसेंस को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है कि हम यहाँ पर इजराइल में कोई भी आर्म सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। सो द टॉप कोर्ट्स डिसमिसल ऑफ द पिटीशन ऑन द सब्जेक्ट हाईलाइट्स लिमिट्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ओवर एग्जीक्यूटिव डिसीजन। तो यहाँ पर ये जो डिसमिसल हुआ है ये क्या बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू की भी एक लिमिट होती है। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं फॉरेन पॉलिसी मैटर में, स्पेशली वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें यहाँ पर मतलब ये बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू आपका कहाँ तक जा सकता है, इसकी कितनी यहाँ पर लिमिट है। ओके, सो इस आर्टिकल में इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस मस्ट गाइड क्लाइमेट डिबेट। ओके, यहाँ पर समिट होने वाली है द समिट ऑफ द फ्यूचर, आपकी सितंबर 23rd एंड 22nd एंड 23rd 2024 ये आपकी समिट होने वाली है यूनाइटेड नेशन की न्यूयॉर्क में। इसमें यहाँ पर मल्टीलेटरल पाथवे को बताया गया कि हमें उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उन चीजों को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। लाइक आपका
the conflict of climate change, pandemic to pollution, outrageous income inequalities to abdominal forms of discrimination. The vision guiding this multi-stakeholder consultation is a world wherein people can thrive with greater assurance of the protection from the impact of such threat their well-being. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब फ्यूचर जनरेशन, अब क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, उसका इफेक्ट हमें आज से ही दिखाई दे रहा है. आपका ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से यहाँ पर राइज हो रहा है वो भी हम इस चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं. तो फ्यूचर जनरेशन राइट की बात करते हैं. इसमें हमारा जो मेन थीम है, राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू लिव इन अ सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड. हमारे फ्यूचर अब देखिए, गलती हम करें और इसका खामियाजा हमारी फ्यूचर जनरेशन भुगते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अगर गलती हम करें तो हम ही भुगते हैं, फ्यूचर जनरेशन क्यों उस चीज में आए. अगर वो कुछ करती है तो वो उसका खामियाजा भुगतेंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड होना चाहिए. उनको यहाँ पर जो क्लाइमेट जस्टिस की हम यहाँ पर डिमांड करते हैं ना. सो फॉलीज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट जनरेशन इज डोमिनेंट थीम ड्राइविंग डिमांड्स फॉर क्लाइमेट जस्टिस. तो यहाँ पर क्लाइमेट जस्टिस की जो बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे वेरियस जर्नल्स की बात की गई, लाइक यूरोपियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन 2023, डिफेंस इन डिफेंस ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ये भी यहाँ पर सारी चीजें बात की गई. तो इसमें यही है कि जो इन्वायरमेंटल मैटर्स हैं उस पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा. हम जैसे इंडिया में बात करते हैं, हम जो क्लाइमेट चेंज को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, है ना, तो इन पर हमें ज्यादा फोकस करना होगा. लाइक द प्रीएम्बल यहाँ पे फर्दर ये कहते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन मस्ट बी अंडरस्टूड, इंटरप्रिटेटेड एंड इंटीग्रेटेड विद इन द इवॉल्विंग लीगल कंटेक्स्ट, है ना. तो हर एक लीगल कंटेक्स्ट में हमें जो फ्यूचर जनरेशन के राइट्स हैं इसको हमें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चीजों को प्लान करना होगा. ओके, सो इस आर्टिकल में इतना ही, आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं. अभी देखिए ये यहाँ पे सबमिट होगी तो फिर से इसमें जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने निकल कर आएंगी. तो पहले का एनालिसिस है, ये प्री एनालिसिस है, अब फर्दर हम देखेंगे क्या चीजें निकल कर आती हैं. सो आज की न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू so much for discussion.